जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में अपन ने केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर दिया था और अपन ने देखा था कि इस चैप्टर में अपन को कुल मिलाकर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन करा था केमिकल रिएक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ रेट। कितने टाइप्स में करा था? 3 टाइप्स में। कौन कौन से? वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अपन ने देखा था वेलोसिटी या स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को अपन ने डिफाइन कैसे करा था? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल आर से। स्मॉल आर से, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन रिएक्टेंट के रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं वो नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। और प्रोडक्ट के रेट का एक्सप्रेशन पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या नेगेटिव हो सकता है? चेंज इन कंसंट्रेशन क्या पॉजिटिव हो सकता है? चेंज इन कंसंट्रेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट निकालूं या मैं ऐसे कह दूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालूं, तो क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है? क्या रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। और याद करो, मैंने आपको बताया था 2 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? इतना अपन ने पढ़ा था और लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा था अपन ने हेबर्स प्रोसेस का। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन? लास्ट क्लास में एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया था हेबर्स प्रोसेस का। ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। अब जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूं फॉर अ गिवन रिएक्शन। रिएक्शन आपको गिवन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, AB क्या है? रिएक्टेंट। CD क्या है? प्रोडक्ट। ABCD क्या है? इनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं A और B की रेट की एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव या पॉजिटिव? अच्छा, ये अपीयर होंगे या डिसअपीयर होंगे? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए? अब बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, है ना। क्या लिखूंगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस DA अपॉन DT। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस या प्लस? माइनस DB अपॉन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सी अपीयर होगा या डिसअपीयर होगा? इसका एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये हो जाएगा DC अपॉन DT। और D अपीयर होगा या डिसअपीयर? तो ये हो जाएगा प्लस DD अपॉन DT। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस D अपॉन ADT इज इक्वल टू माइनस DB अपॉन BDT इज इक्वल टू प्लस या माइनस DC अपॉन CDT इज इक्वल टू प्लस या माइनस DD अपॉन DDT। ये बात समझ में आ रही है? देखो, बोलने के कितने फायदे होते हैं, सब चीजें समझ में भी आ रही है। बोलोगे ना, दिमाग में उतना चढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस DA अपॉन DT क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इस एक्सप्रेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस सी बाय इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बाय। ये बात समझ में आ रही है? और यही फाइनल एक्सप्रेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ तभी वैलिड है जब रेट की यूनिट, लड्डू सेम, सुनो इधर, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स में हो। ध्यान रखना, है ना। ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है, ये एक्सप्रेशन तभी आपको करेक्ट रिजल्ट देगा
जब यहां पर रेट की यूनिट किसमें हो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, किसी और यूनिट में हुआ तो ये वैलिड नहीं है एक्सप्रेशन। क्लियर है बात सभी को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है। और अपन जानते हैं गैसियस रिएक्शन के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन एडीटी इज इक्वल टू माइनस डी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन बीडीटी इज इक्वल टू माइनस या प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन सीडीटी इज इक्वल टू प्लस डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन डीडीटी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? कॉपी करो इसको। This expression is valid only when unit of rate is in mole liter inverse time inverse। मोबाइल क्लास में यूज नहीं करना है तो बंद करो ना उसको। Change in concentration can be negative or positive, but rate of reaction is always positive. नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस डू नॉट डिपेंड ऑन stoichiometric coefficient, but rate of reaction depends on stoichiometric coefficient। नोट में ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये आपने मेरे को ही बताया आज। रेट का एक्सप्रेशन रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। चेंज इन कंसंट्रेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट निकालते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है।
यहां पर जो रेट की यूनिट होनी चाहिए ये किस में होनी चाहिए? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स में। पर अपन जानते हैं कंसंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कंसंट्रेशन की जगह अपन प्रेशर भी पुट कर सकते हैं। पर सपोज करो यहां पर रेट की यूनिट होगी ग्राम लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और अगर आप यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे रेट की ग्राम लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स में, सही रिजल्ट नहीं देगा, गड़बड़ हो जाएगी। और कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर जरूर लिख सकते हैं अपन, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं रेट की यूनिट क्या होती है, एटीएम टाइम इनवर्स भी होती है ना। अच्छा एक मिनट इधर देखो ना, बाद में लिखना। फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के केस में एक इक्वेशन मुझे बहुत पता है, बहुत फेमस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, मान लेता हूं यहां पर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मुझे पता है गैसियस रिएक्शन करा रहे हैं, तो गैसियस रिएक्शन हमेशा क्या होगी, क्लोज कंटेनर में होगी, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, और टेम्परेचर यहां पर अपन ने मान लिया है कांस्टेंट। तो एक बात मुझे बताओ, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और एन बाई वी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी आर टी। अब मुझे पता है आर क्या है कांस्टेंट, टी क्या है कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और मैं कह सकता हूं फॉर गैसियस रिएक्शन कंसंट्रेशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। वही करा था अपन ने यहां पर, कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दिया, पार्शियल प्रेशर लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया ए पॉइंट। बी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन को लिख सकता हूं एन बाई वी, और एन बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी बाय आर टी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा पी बाय आर टी। ठीक है, अब मुझे रेट लिखनी है। रेट यहां पर मैंने लिखी थी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्या लिखी थी, डीसी बाय डीटी। जो रेट लिखी थी मैंने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो क्या लिखी थी, डीसी बाय डीटी, मतलब सी क्या हो जाएगा, डीसी बाय डीटी हो जाएगा। अब अगर कोई मुझे बोल दे रेट लिखो इन टर्म्स ऑफ मोल, तो इन टर्म्स ऑफ मोल क्या हो जाएगा, डीएन अपॉन वीडीटी। क्यों, ऐसे क्यों बोल सकता हूं डीएन अपॉन वीडीटी, क्योंकि मुझे पता है वी क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डीएन अपॉन वीडीटी। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ इसको क्या लिखूं, डीपी अपॉन आरटी डीटी, तो ये क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन आरटी डीटी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, क्या इसको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, फटाफट कॉपी करो। डीसी बाय डीटी क्या है, रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। डीएन अपॉन वीडीटी क्या है, रेट इन टर्म्स ऑफ मोल, और ये क्या होता है, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब वीडियो क्लियर आ रही है क्या आपको?
अब क्लियर हो गया होगा? ठीक है। ये लिख लिया सभी ने? यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, फॉर गैसियस रिएक्शन concentration may be expressed in terms of partial pressure. लिख लिया? अब पता है एक डाउट आता है, सर एक बात बताओ आप, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने डिफाइन करा था, वो करा था, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना? अब मुझे एक बात बताओ सर, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, और रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे एक और एक्स्ट्रा टर्म नजर आ रही है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या मुझे अब रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मॉडिफाई करने की जरूरत है? क्योंकि लास्ट क्लास में अगर मैं लिख देता पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, पर एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ एक्सप्रेशन में पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन की अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, जब अपन ने हेडिंग डाली थी रेट स्पीड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वहां पर अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो भी लिख लो, एंड पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है? तो बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपन को रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोलते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लोगे ना रेट ऑफ रिएक्शन की, जो भी मैंने यहाँ पर मॉडिफाई कराई, इसी से सारा काम हो जाएगा। यहां पर डेफिनेशन में क्या आ गया, पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक बार आपने ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? देखो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में एक कंपोनेंट की, एक सब्सटेंस की, एक स्पीशीज की रेट दे देगा। सपोज करो आपको रेट दे दी ए की, रेट किसकी दे दी, ए की रेट दे दी, ठीक है? अब आपको बोला जा रहा है कि सबकी रेट निकालो, ए की रेट दे दी और पूछा जा रहा है सबकी रेट निकालो। तो आप क्या करो, ए की रेट आपको पता है, इसको किससे डिवाइड कर दो, इसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और एक बार रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, तो जब भी आपको किसी का भी रेट निकालना है तो क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो।
तो अगर आपको सिर्फ एक डेटा दे रखा है, आप सबकी रेट निकाल सकते हो, सारे इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट निकाल सकते हो और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन है, in N2 plus 3H2 gives 2NH3, the rate of disappearance of hydrogen, the rate of disappearance of hydrogen is 3 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse, full stop. Calculate the calculate the first part, rate of disappearance of N2. Second part, rate of appearance of NH3. Third part, rate of reaction. ये क्या बता रहे हो? आंसर बता रहे हो? अच्छा, गजब। आगे सभी का। अब इस क्वेश्चन में एक की रेट दे रखी है, बाकी सबकी रेट पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक ही ऐसा एक्सप्रेशन है जो डिफरेंट रेट को क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन का अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय। ये बात समझ में आती है? अब आप देखो, आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 गिवन है, इसको 3 से डिवाइड करोगे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन पार्ट कैलकुलेट करना है, थर्ड पार्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट पार्ट। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन अपन निकाल चुके हैं, कितना है, 10 टू दी पावर माइनस 3, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड पार्ट निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन पता है 10 टू दी पावर माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, यूनिट बोलो ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं, क्वेश्चन लिखना, which of the following is or are true for the reaction, which of the following is or are true for the reaction।
अब ये रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है और कुछ स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अपन को सही बताना है, सही कौन सा है? कहां से बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ना, मना कहाँ कर रहा हूँ। आंसर सिर्फ फिफ्थ है। अब इधर देख लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A by 2 is equals to rate of disappearance of B by 1 by 3। 3 ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C by 4। ठीक है, अब चेक करो एक एक ऑप्शन, एक एक स्टेटमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज ट्वाइस टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब यहां पर अपन कंपेयर किसको कर रहे हैं? ए और सी के बीच में कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ए 2 उधर जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो गया सी का। ये तो गलत है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 6 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब देखो, बी और ए के बीच में बात हो रही है। ये रहा बी, ये 3 इधर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। कह रहे 6, ये तो गलत हो गया। थर्ड पार्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 4/3 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। सी और बी की बात हो रही है। सी ये रहा, 4 इधर पहुंचाओ तो ये हो गया 12 टाइम्स। गलत दे रखा है ये भी। फोर्थ पार्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। साफ साफ गलत है। अब बचा एक ही, ये सही है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज डबल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सी और ए के बीच की बात हो रही है। सी ये रहा, 4 को ए के पास ले जाओ तो 4/2, 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं?
क्वेश्चन लिखेंगे। एक रिएक्शन गिवन है आपको, 2SO2 plus O2 gives 2SO3। if formation rate of SO3 is if formation rate of SO3 is 100 gram liter inverse minute inverse, 100 gram liter inverse minute inverse, then find disappearance rate of O2, then find disappearance rate of O2 in ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। फटाफट आंसर दो, फटाफट। Then find rate of disappearance of O2 in gram liter inverse minute inverse। फटाफट। क्या रहा है आंसर? 50 आ रहा है, 25 आ रहा है, और सुनो ना, अगर डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करोगे ना, आंसर 50 आएगा, और बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, ये तभी वैलिड है जब रेट की यूनिट हो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो सबसे पहले क्या करो, इसको मोल में कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या करो, इसको मोल में कन्वर्ट करो, ये वैल्यू यहां पर पुट करो ऐसे वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। फिर जो आंसर निकलेगा ना वो मोल में निकलेगा, फिर उसको वापस क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। करो, बिल्कुल गलत है, मिनट का कोई चक्कर नहीं है। ट्वेंटी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी भी निकालो। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, एक बार समझ लो इसको। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, अब अपन को ना क्या करना है, हमेशा ना जो चीज पूछी जा रही है और जो चीज निकाली जा रही है उसी के बीच में रिलेशन लिखेंगे। बार बार पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। बार बार पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना, जो पूछा जा रहा है और जो निकालने को कह रहा है उसी को लिखना, ठीक है। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं इनके टर्म्स में, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आती है? अब इस एक्सप्रेशन में मैं वैल्यू कौन सी रखूंगा जिसकी यूनिट क्या हो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। पर यहां पर मोल नहीं दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, ये आपको गिवन है 100 ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ध्यान से सुनना, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स से तो मुझे कोई मतलब नहीं है ना। मुझे क्या करना है, इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। अब आप खुद ऐसे सोचो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये दिखाई देगा आपको 100 ग्राम। क्या ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे करोगे? मोलर मास से डिवाइड करके। मोलर मास किसका लेंगे, आपका या मेरा? SO3 का लेंगे। अरे भाई मास भी उसका है तो उसी का तो मोलर मास लेंगे। तो यहां पर बोल दूंगा 100 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 32 80, 100 डिवाइडेड बाय 80 ये हो जाएगा मोल
लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व मत करना, ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये मोल में आ गई टर्म, इसको यहां पटक दो, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 किसके बराबर हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा? जो भी होगा मुझे मतलब नहीं है उससे, यूनिट क्या हो जाएगी ये बता दो। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। यहां पर यूनिट डालूंगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में, तो वैल्यू भी निकल कर आएगी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में। मुझे एक बात बताइए, आंसर होगा क्या? ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे आंसर किस में कोड करना है? ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में। अब लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स तो भूल जाओ, मोल को कन्वर्ट कर दो मास में। मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। मोलर मास किसका लूं, आपका या मेरा? जिसकी रेट है उसी का मोलर मास। यहां पर रेट किसकी निकाली अपने? O2 की, तो मोलर मास भी किसका लेंगे? O2 का। कितना होता है? तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 हो जाएगा 100/80 इंटू 1/2 इंटू 32। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। सॉल्व कर दो इसको, 25 ये हो जाएगा 20 ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये समझ में आ गया क्या? एक और तरीका है, अगर नहीं समझ में आए आग लगा देना। ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं ऐसा कि जितने टाइम में O2 का 1 मोल खत्म हो रहा है, उतने ही टाइम में SO3 के 2 मोल बन रहे हैं। बोल सकता हूं ऐसा? जितनी देर में O2 का 1 मोल खत्म होता है, उतनी ही देर में SO3 के 2 मोल बन जाते हैं। क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, जितने टाइम में 32 ग्राम O2 खत्म होता है, उतने ही टाइम में SO3 का 160 ग्राम प्रोड्यूस होता है? बोल सकता हूं सर? SO3 के 1 मोल का मास 80, 2 मोल का मास, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? 160 ग्राम ऑफ SO3 is produced from 32 ग्राम ऑफ O2। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, ठीक है, और यूनिटरी मेथड सभी को आता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यूनिटरी मेथड में जो वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पर रखते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है? O2 की निकालनी है, उसको राइट हैंड साइड पर रख दो, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई, 160 ग्राम बन रहा है कब? जब 32 ग्राम खत्म हो रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 100 ग्राम की बात हो रही है, मतलब मैं कह सकता हूं देयरफॉर 100 ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स ऑफ SO3 is produced from 32 divided by 160 into 100 ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स ऑफ O2। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 20 ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स ऑफ O2। समझ में आ गया? वे तो क्लियर है ना? ये ज्यादा आसान लग रहा है अब, है ना? कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं?
क्वेश्चन में रिएक्शन आपको गिवन है N2O5 गैस गिव्स N2O4 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है। The initial pressure of N2O5 is the initial pressure of N2O5 is 114 mm of Hg. 114 mm of Hg. The initial pressure of N2O5 is 114 mm of Hg. And total pressure after 20 second. And total pressure after 20 second is 133 mm of Hg. And total pressure after 20 second is 133 mm of Hg. At 127 degrees Celsius temperature. At 127 degrees Celsius temperature. Full stop. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction in terms of first part. Mm second inverse, second part. ATM second inverse, third part. Mole, liter inverse, second inverse. इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको घर में होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है? इसको समझ लो एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। एक गैसियस रिएक्शन आपको यहां पर गिवन है, ठीक है? अब गैसियस रिएक्शन क्या गिवन है? N2O5 गैस गिव्स N2O4 गैस प्लस हाफ O2 गैस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में जैसी रिएक्शन दे रखी है ना, उसी रिएक्शन का आंसर निकालना। अपनी मर्जी से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर में मत कन्वर्ट कर देना, ये ध्यान रखना। जहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको इंटीजर नजर आ रहे हैं या फ्रैक्शनल नजर आ रहे हैं, उसको वैसे का वैसा ही रहने देना। जो फ्रेम है ना क्वेश्चन का, उसको चेंज मत करना। जो फ्रेम है ना रिएक्शन की, उसको चेंज मत करना। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? क्योंकि आंसर वेरी मार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं टाइम t इज 0 पर, मुझे पता है टाइम t इज 0 पर सिर्फ और सिर्फ यही मौजूद होगा। अब अगर सिर्फ यही मौजूद है तो प्रेशर जो लगेगा वो सिर्फ इसके कारण लगेगा। मतलब ये तो क्या हो जाएंगे? 0। मतलब जो प्रेशर लग रहा है वो इनिशियली इसी के कारण लगेगा। और कितना लग रहा है? 114 mm ऑफ Hg। अब ये है ही नहीं तो प्रेशर लगाएंगे ही नहीं। कुछ टाइम बाद, मतलब 20 सेकंड पर, एक चीज समझ में आती है कि 20 सेकंड तक मैं कह सकता हूं कुछ रिएक्शन हो चुकी होगी, रिएक्टेंट कुछ खत्म हुआ होगा, प्रोडक्ट कुछ बना होगा। अगर रिएक्टेंट कुछ खत्म हुआ है तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा या घटा? अगर रिएक्टेंट का अमाउंट घटा तो मैं कह सकता हूं इससे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो भी घट गया होगा। मान लेते हैं इसका प्रेशर x से डिक्रीज हो गया। इसका प्रेशर x से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये प्रेशर कितना लगा रहा है? 114 माइनस x। अब अगर इसका प्रेशर x से डिक्रीज हुआ तो इसका प्रेशर किससे बढ़ेगा? x से, और इसका बढ़ेगा x/2 से। ये बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है 20 सेकंड पर जो टोटल प्रेशर है वो है 133 mm ऑफ Hg। अब 20 सेकंड पर तो ये भी प्रेशर मारेगा, ये भी मारेगा और ये भी मारेगा, क्योंकि तीनों क्या है? गैस है। तो मैं कह सकता हूं 20 सेकंड पर जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? 114 माइनस x प्लस x/2। और पीटी किसके बराबर है? 133 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा? 19 इंटू 2 38। x की वैल्यू आ गई 38। तो मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 114 माइनस 38। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? क्या रेट ऑफ रिएक्शन में N2O5 के टर्म्स में लिख सकता हूं? क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं खोलूं तो खोलने पर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? -d पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt। यही होगा। ये क्या है?
चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? किसका प्रेशर? फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो जाएगा 114 माइनस 38 माइनस 114 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 20, इनिशियल टाइम 0, माइनस माइनस प्लस 38 बाय 20, 38 बाय 20 कितना हो जाएगा? 1.9 mm सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? ये और कुछ नहीं, dp बाय dt है, मतलब ये रेट है किसकी? रिएक्शन की रेट है, और यही अपन को निकालना था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब अगर सपोज करो सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में रेट निकालनी अपन को एटीएम सेकंड इनवर्स में, है ना? तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, सेकंड इनवर्स तो सेम ही है। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, इस एमएम को एटीएम में कन्वर्ट करना है। और मुझे एक चीज समझ में आती है कि 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ एचजी। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन प्रेशर एमएम में मेजर करते हैं तो आप एमएम ऑफ एचजी भी लिख सकते हो और एमएम भी लिख सकते हो, ठीक है? जब भी एमएम में मेजर करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? मरकरी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एमएम भी लिख सकते हो, एमएम ऑफ एचजी भी लिख सकते हो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 1 mm ऑफ एचजी इज इक्वल टू 1/760 एटीएम? मैंने इसका फॉर्मेट क्यों चेंज करा? क्योंकि मुझे पता है आंसर निकालना है एटीएम में, और जिसका आंसर निकालते हैं उसे हमेशा राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है? अब यहां पर 1 mm किसके बराबर है? 1/760 के बराबर। पर मुझे कितना mm कन्वर्ट करना है? 1.9 mm कन्वर्ट करना है। तो मैं कह सकता हूं 1.9 mm सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1.9 डिवाइडेड बाय 760 एटीएम सेकेंड इनवर्स। बोल सकता हूं ये हो जाएगा 1/400। ये हो गया 1/400, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 10 आया, 10/4 कितना? 2.5, नीचे कितने जीरो हो गए? 3। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ यूनिट हो जाएगी एटीएम सेकेंड इनवर्स। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको भी डीपी बाय dt बोल सकता हूं? ये क्या थी? डीपी बाय dt ही तो थी, यूनिट ही तो चेंज करी है। तो ये भी क्या है? डीपी बाय dt। तो सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट में मुझे रेट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और याद करो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, डीसी बाय dt किसके बराबर होगा? डीपी अपॉन आरटी dt, डीपी अपॉन आरटी dt। अच्छा मुझे बताओ डीपी बाय dt की वैल्यू पता है क्या? ये रही। आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। टी कितना दे रखा है? 127 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर किस में रखोगे? फ़ारेनहाइट में। केल्विन में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या रखेंगे? 8.314 या 0.0821? 0.0821। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर है एटीएम में और वॉल्यूम है लीटर में। 8.314 नहीं लिखेंगे, एनर्जी वाली यूनिट होती है, जूल में होती है, ठीक है? अब यहां पर मुझे निकालना क्या? अल्टीमेटली डीसी बाय dt निकालना है। डीपी बाय dt कितना है? 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.0821 400। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लिखो। सॉल्व करूं क्या? देखो ना इधर, ये 2 जीरो हैं, ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻5। मुझे लगा आपकी कैलकुलेशन शानदार होगी मेरे से भी, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये 10⁻⁻5 हो गया, ऊपर क्या है? 2.5, ये कितना है? 4 इंटू 0.08 0.32, 250/32 125/16 इंटू 10⁻⁻5। अरे इसको तो सॉल्व कर सकते हो, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। शक्ल क्या देख रहे हो, वही तो करा है फटाफट करो, कॉपी करो इसको। ये आ जाएगा नियरली इक्वल टू 7.6 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
लिख लिया क्या? देखो mm सेकंड इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा था। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन अपन लिख सकते हैं N2O5 के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि N2O5 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। आपको नहीं समझा रहा हूँ, किसी और को समझा रहा हूँ, आप अपना लिखते रहो। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं माइनस डी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt। तो ये जो है ये क्या है, चेंज। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करा है मैंने, तो ये हो जाएगा 114 माइनस 38 माइनस 114 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एक्सप्रेशन क्या है, नेगेटिव, तो बाहर लगा दिया नेगेटिव साइन। तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, ये 38/20, और 38/20 क्या होता है, 1.9 mm सेकंड इनवर्स। लिख लिया? कोई ना, आराम से लिखो, लास्ट क्लास है वैसे भी। जिसने लिख दिया एक क्वेश्चन लिख लेना, घर से करके लाना इसको। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 minus DN2O5 upon dt is equals to K1 into concentration of N2O5 plus D NO2 upon dt is equals to K2 into concentration of N2O5 plus D O2 upon dt is equals to K3 into concentration of N2O5. Find the relation between K1, K2 and K3। ये K जो है ये सभी के सभी क्या है, स्मॉल के हैं, कैपिटल के नहीं है। कैपिटल के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये लिख लिया होगा। मना करा है ना मोबाइल, तो फिर क्या, क्यों? तो तो क्या हो गया, चश्मा लगा रखा है अपन ने, फिर भी आई साइड वीक है, बढ़ गया नंबर, तो डॉक्टर के पास जाओ ना, डॉक्टर के पास जाओ। अब मोबाइल इतना चलाओगे तो बढ़ेगा ही, मोबाइल में फोटो खींच खींच के देखोगे तो नंबर तो बढ़ेगा ही। यहाँ लाइव दिख रहा है आपको सब, तो लाइव देखो ना, खींच खींच के क्यों देख रहे हो? और अगर ऐसी दिक्कत है तो मेरे को बोलो ना यार, मैं आपको आगे बिठाऊंगा, अच्छे से दिखेगा। बैठना है आगे, बोलो ना, अब बैठना भी नहीं है,
क्या नौटंकी है यार ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये तो घर से करके लाना है, एक और लिखो। A2B3 गैस, A2B3 गैस, A2B3 gas gives A2 gas plus 3 by 2 B2 gas. If initial pressure of A2B3 is 60 torr, if initial pressure of A2B3 is 60 torr, TORR, while total pressure in the container, while total pressure in the container 60 torr, while total pressure in the container after 2.5 minute, while total pressure in the container after 2.5 minute is 75 torr, is 75 torr, full stop. Find rate of disappearance of A2B3. Find rate of disappearance of A2B3 in torr minute inverse. In torr minute inverse. In torr minute inverse. Find rate of disappearance of A2B3 in torr minute inverse. ठीक है, ये भी घर से करके लाना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, और टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी देखी थी? 2। कौन कौन सी? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। मुझे एक बात बताओ, मोर इंफॉर्मेटिव कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है? एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट? कौन अपन को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट मोर इंफॉर्मेटिव होती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट की मदद से अपन हर एक इंस्टेंट पर रेट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अपन ये भी पता कर सकते हैं कि रेट सबसे ज्यादा कब थी और सबसे कम कब थी, रेट कब बढ़ी और कब डिक्रीज हुई और कब कांस्टेंट हुई। ये सारी चीजों के बारे में अपन इंस्टेंटेनियस रेट की मदद से कमेंट कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं एवरेज रेट की, तो एवरेज रेट अपन को लार्ज टाइम स्पैन में दिया जाता है। लार्ज टाइम स्पैन में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं, और लार्ज टाइम स्पैन के लिए एक क्यूमुलेटिव नंबर आता है जिसे अपन बोलते हैं एवरेज रेट। अब जो एवरेज रेट होती है ना, इससे अपन ये नहीं पता लगा सकते मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी, मिनिमम स्पीड क्या रही होगी, स्पीड कब बढ़ी होगी, कब डिक्रीज हुई होगी, कब कांस्टेंट रही होगी। इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते उस सिंगल वैल्यू से। पर इंस्टेंटेनियस रेट की मदद से अपन ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं मोर इंफॉर्मेटिव कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस रेट। तो जैसे ही केमिस्ट या साइंटिस्ट को पता पड़ा कि मोर इंफॉर्मेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला। अब निकालने का जो प्रोसीजर है वो क्या था? मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब भी अपन इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करानी पड़ेगी? रिएक्शन। रिएक्शन कराते समय जो भी डेटा ऑब्टेन हो रहा है उसको लिखना पड़ेगा। उस डेटा की मदद से अपन को क्या बनाना पड़ेगा? एक ग्राफ बनाना पड़ेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। अब जिस टाइम पर अपन को इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करनी है, उस टाइम पर मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा कर्व पे। उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? टेंजेंट, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसी बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब सपोज करो आपको बोल दिया 10 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सपोज करो उसी रिएक्शन के लिए आपको बोल दिया गया है
इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर दो, रिएक्शन के जो कंसंट्रेशन थे वही चेंज कर दो, अब 10 सेकंड में निकालो। तो अगर कंसंट्रेशन ही चेंज कर दोगे तो रिएक्शन पूरी की पूरी वापस से करानी पड़ेगी, डेटा सारा ऑब्टेन करना पड़ेगा, ग्राफ वापस से बनाना पड़ेगा, ग्राफ पे टेंजेंट वापस से ड्रॉ करनी पड़ेगी और टेंजेंट का स्लोप वापस से निकालना पड़ेगा। तो वापस से एक लंबा सा प्रोसीजर हो गया। तो केमिस्ट ने क्या सोचा कि ये बार बार ऐसे करने से क्यों ना एक ऐसा तरीका निकाला जाए, क्यों ना एक ऐसा मेथड निकाला जाए जिसकी मदद से अपन डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सके, किसी भी कंसंट्रेशन पर इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सके, किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सके। बस करना क्या पड़े, सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट करना पड़े, सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट करो और उसके बाद आप किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। अब इससे क्या होगा, टाइम का भी वेस्टेज कम होगा, जो आपने केमिकल्स यूज करे उनका भी वेस्ट कम होगा और साथ ही साथ पैसे का भी वेस्ट कम होगा। तो यहां पर उन्होंने क्या करा, एक ऐसा मेथड डेवलप करा जिसकी मदद से अपन इंस्टेंटेनियस रेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम था रेट लॉ। अब अगर नाम से इंफॉर्मेशन डिड्यूस करने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है कि कोई लॉ होगा रेट का, पर ऐसा नहीं है। रेट लॉ कोई लॉ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई मैं कह सकता हूं थ्योरम नहीं है। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। रेट लॉ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसको अपन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट लॉ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, जिसको अपन किसके टर्म्स में लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं। अब अगर मैं रेट लॉ की बात करूं तो रेट लॉ के दो और नाम होते हैं, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन को रेट निकालनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी पड़ेगी, मिनिमम एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं रेट लॉ अगर मुझे लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है, तो एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तभी लिख पाऊंगा, है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, बिना एक्सपेरिमेंट के मैं नहीं लिख सकता। दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब कॉपी पेन की मदद से रिएक्शन को देखकर रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया, ये होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एक होता है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट मतलब एक्सपेरिमेंट करके रेट का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये जो रेट लॉ है ना, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें लिखना, रेट लॉ हेडिंग डालो और इसमें लिखो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, it is the representation of rate of reaction, it is the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant, it is the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant, it is the representation of rate of reaction in terms of concentration of, in terms of concentration of reactant. Next point लिखना, it is also known as, it is also known as rate equation और रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज एन, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। बस इधर देखते जाओ, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। रेट लॉ क्या बताया मैंने आपको, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको किसके टर्म्स में लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं अपन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले तो मुझे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेनी पड़ेगी। मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, N1A + N2B gives N3C + N4D। ए बी क्या है रिएक्टेंट, सी डी क्या है प्रोडक्ट, N1 N2 N3 N4 क्या है इनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, या मैं ऐसे कह दूं मुझे क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। पर रेट लॉ लिखने से पहले मैं इसका लोमा लिखना चाहता हूं।
लॉ ऑफ मास एक्शन कहीं पढ़ा था, प्यार से बोलते हैं अपन इसको लोमा, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, प्यार से बोलेंगे लोमा, है ना। अब इधर देखो, याद करो लोमा लिखते थे, कैसे लिखते थे? कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन किसका, आपका है मेरा, प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का, ऐसे लिखते थे। सुनो इधर, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में अपन क्या लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते थे, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता था, ये लिखते थे अपन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, तो रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे, ए और बी। तो ये हो जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर n2, ये होता था। अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे, सी और डी। तो याद करो, आप लिखते थे रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर n3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर n4। और आप बोलते थे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होती थी, तो दोनों को डिवाइड मार देते थे, तब जाके आता था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वो चीज अलग होती थी। ये होता है लोमा। लोमा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करें, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर n2। ये n1 n2 क्या है, इनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो लोमा की मदद से अपन क्या निकालते थे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकालते थे। और दिक्कत पता है यहां पर क्या थी, जो लोमा अपन लिखते हैं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए लिखते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन को अपन सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फॉर्मिंग एनी इंटरमीडिएट। तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम अपन पढ़ते थे ना, तो वहां पर जो भी रिएक्शन आपको दी जाती थी, आप फटाफट लोमा लिख देते थे, बिना सोचे समझे कि सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है। पर एक्चुअल में बात करूं, तो वहां पर जितनी भी रिएक्शन आपको प्रोवाइड करी जाती थी, वो सारी सिंगल स्टेप मानकर प्रोवाइड करी जाती थी। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मेरे से रेट का एक्सप्रेशन पूछ ले, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछ ले, तो मैं लोमा की मदद से लिख सकता हूं, ठीक है। पर एक बात मुझे बताओ, क्या दुनिया में सारी रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है? नहीं, मल्टी स्टेप में भी कंप्लीट होती है। और मल्टी स्टेप रिएक्शन को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं, पैरेलल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। तो क्या मैं उनके लिए लोमा लिख सकता हूं? नहीं, उनके लिए लोमा तो नहीं लिख सकते। तो फिर उनके लिए क्या लिखेंगे, रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या है, क्या बताया था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, किसके टर्म्स में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इनकी पावर क्या आ जाएगी, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो रेट लॉ है, मैं सिंगल स्टेप के लिए भी लिख सकता हूं, मल्टी स्टेप के लिए भी लिख सकता हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी लिख सकता हूं, तो सिंपल रिएक्शन के लिए भी लिख सकता हूं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ये चीज मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी लिख सकता हूं, पैरेलल रिएक्शन के लिए भी लिख सकता हूं, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के लिए भी लिख सकता हूं, दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है उन सभी के लिए लिख सकता हूं। पर अगर मैं बात करूं लोमा, तो सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बात मुझे बताओ, ये एक्स और वाई क्या n1 और n2 के बराबर हो सकते हैं? अगर है तो कब होंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होंगे। ये x अगर n1 के बराबर हो गया, ये y अगर n2 के बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूं रेट लॉ किसके बराबर हो गया, लोमा के बराबर, मतलब हो सकता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? क्या x जरूरी है हमेशा n1 के बराबर हो? नहीं। क्या y जरूरी है हमेशा n2 के बराबर हो? नहीं। तो मैं कह सकता हूं x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो मेरे दो क्वेश्चन का जवाब देना। लोमा
और रेट लॉ की बात करें तो मोर इंफॉर्मेटिव कौन सा है? रेट लॉ। बात समझ में आ रही है? दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना। मुझे एक बात बताओ, जो रेट लॉ है, मैं कह सकता हूं एक बहुत ब्रॉड टर्म है। रेट लॉ क्या है? एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और इसका सबसेट लोमा है। मतलब लोमा क्या है? एक सबसेट है रेट लॉ का। रेट लॉ का अगर मैं सबसेट की बात करूं तो लोमा क्या है? रेट लॉ का क्या है? एक सबसेट है, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। ये जो लोमा है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट? थ्योरेटिकल। कॉपी पेन की मदद से लिख दिया मैंने ये। सर, ये भी तो वैसे ही लिखा है। अरे घोचू, ये एक्स और वाई अभी भी अननोन है। ये कब पता पड़ेंगे? एक्सपेरिमेंट करके पता पड़ेंगे। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया इसको? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज N1 एंड N2। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो x और y है, इनको अपन जनरली क्या बोलते हैं? पावर, है ना? पर रेट लॉ में इसको पावर नहीं बोलेंगे। रेट लॉ में इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इनको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूं x की, तो आप मुझे बताओ ये जो x है, ये किसका ऑर्डर है? a का या b का? तो मैं बोलूंगा x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ y किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। वाई है बी का ऑर्डर, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। ये हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है। पर अगर एग्जामिनर ए के ऑर्डर की बात करेगा तो वो स्पेशली मेंशन करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल? एक्सपेरिमेंट करके निकलेगा ये। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ये क्या एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। और याद करो, जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट होता है स्मॉल के, जो आप लोमा में भी लिखते थे, के एफ के बी। ये छोटे छोटे होते थे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था कैपिटल के। तो मैं बोल सकता हूं आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। अब यहां पर ये जो के है, इसके बहुत सारे नाम हैं। के को अपन क्या बोल सकते हैं? के को अपन बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसके बहुत सारे नाम है, सारे नाम याद होने चाहिए अपन को। कॉपी करो इसको। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, सबसे कॉमन नाम है इसका रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। और ये क्या कहलाता है? रेट लॉ। इसको और क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन। और क्या बोलते हैं? रेट एक्सप्रेशन। कॉपी करो इसको। कैपिटल के कैसे लिखता हूं? देखो ना,
तो अगर रेट लॉ के पूरे एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना है तो एक बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि के, एक्स और वाई की वैल्यू आ सके। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लिख लिया? अच्छा याद करो, बचपन में जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करते थे तो उसके साथ जितनी भी टर्म्स होती थी उसको वन के बराबर पुट करते थे। ऐसा कुछ याद आ रहा है? अब इधर देखो, लिखना बाद में लिखना। जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करते थे ना तो इसके साथ जितनी भी टर्म्स होती थी ना उसको क्या कर देते थे, वन के बराबर पुट कर देते थे। अगर मुझे रेट कांस्टेंट डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ concentration of A is equals to concentration of B is equals to 1 मोलर। इसके साथ वाली टर्म्स को मैंने क्या ले लिया, 1 मोलर ले लिया, और मुझे पता है 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या रहेगा, 1। तो मैं कह सकता हूं R किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे कर रहा हूं देखना। रेट ऑफ रिएक्शन at unit concentration of reactant is known as rate constant. Rate of reaction at unit concentration of reactant is known as rate constant. ये बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, फॉर अ गिवन रिएक्शन, कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जितना ज्यादा के होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी, बोल सकता हूं? जितना ज्यादा के होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रिएक्शन की रेट होगी, एंड वाइस वर्सा। बोल सकता हूं ऐसे? ठीक है, कॉपी करो। Larger the value of K for a given reaction, faster will be the rate of reaction and vice versa. रेट। लिख लिया?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेट कांस्टेंट क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है? अगर होता तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिखता, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर रिएक्शन चेंज होगी तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं जो रेट कांस्टेंट है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट बदलोगे, रिएक्शन बदलेगी, रिएक्शन बदलेगी तो के बदल जाएगा। और किस बात पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर। टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट और कैटलिस्ट का इफेक्ट अपन इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है? आगे मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं पागल बनाने के लिए कि हायर क्लासेस में देखेंगे, अपन इसी चैप्टर में आगे देखेंगे इसको, ठीक है? तो अभी इसके लिए थोड़ा सा इसको होल्ड पर रख लो। बस ये ध्यान रखो कि जो के होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और, बताओ ना किस बात पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और, एक और बार बोलो ना, एक और बार बोलो ना। के और क्या क्या नाम होते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। एक और बार बोल दो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एक और बार बोलो ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूं ही थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं, है ना? सपोज करो कोई रिएक्शन आपको गिवन है, एक्स एक्स प्लस वाई वाई गिव्स प्रोडक्ट। ये रिएक्शन आपको गिवन है और आपको बोला जा रहा है इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखो, क्या होगा? क्या लिखूं? रेट लॉ लिखना है। आर इज इक्वल टू के। रेट जो होती है, रेट लॉ जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है। किसके टर्म्स में लिखते हैं? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं। अब आप मुझे बताओ रिएक्टेंट कौन कौन है यहां पर? एक्स और वाई, तो इनके टर्म्स में लिखेंगे। क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर, एक्स लिखूं या कुछ और? कुछ और लिखना पड़ेगा, ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई की पावर। और अगर एक और रिएक्टेंट आ जाता जेड तो ये हो जाता कंसंट्रेशन ऑफ जेड की पावर। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपने इस ए को एक्स के बराबर पुट कर दिया तो आप रेट लॉ नहीं लिख रहे हो, लोमा लिख रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे क्या देखना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है? रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी है मुझे जनरल टर्म्स में। तो अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मुझे एक बात बताओ, एक्सप्रेशन क्या है? आर इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। मुझे यूनिट पता करनी है, किसकी? के की। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई? भाई ए क्या है? कंसंट्रेशन, बी क्या है? कंसंट्रेशन। यूनिट ही तो निकालनी है अपन को। तो मैं कह सकता हूं इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या होगी? सेम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट की पावर एक्स प्लस वाई। अच्छा रेट की यूनिट पता है क्या? बोलो ना। मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, यही होगा। इज इक्वल टू के, इसको क्या लिख सकता हूं? मोल लीटर इनवर्स की पावर एक्स प्लस वाई। और याद करो एक्स प्लस वाई को क्या लिखते थे अपन? स्मॉल एन। और एन क्या होता है? एन क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या मैं कह दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं? के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - टाइम इनवर्स। यही यूनिट होती है के की, ठीक है? इसको और क्या लिख सकते हैं? मैं इसको बोल सकता हूं मोलर की पावर 1 - टाइम इनवर्स। फॉर गैसियस रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? एटीएम की पावर 1 - टाइम इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं? बार की पावर 1 - टाइम इनवर्स।
ठीक है, कॉपी करो इसको। थैंक यू। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, है ना? BB1 पूरा बना लेना, ऑनलाइन मिल जाएगा ना आपको, है ना? मैं डिस्कस बाद में करूंगा, जब सबके पास मॉड्यूल आ जाएगा ना तभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं। BB1 पूरा बना लेना। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9, एक्सरसाइज नंबर 2 में 1, 3, 6, 12, 29, और एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।